हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल स्टडी विद विशाल सिंह। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आने वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सभी छोटे भाई बहन इस समय हाई स्कूल में अध्ययनरत हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर, यकृत स्रावित करता है। यकृत स्रावित करता है पित्तरस, लार, अग्न्याशय रस या फिर जठर रस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है, पित्तरस। यकृत से पित्तरस निकलता है। यकृत जो होता है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये जो यकृत होती है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है अंडा, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी संतरा या फिर ऑप्शन डी मछली। हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि विटामिन सी जो है जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें विटामिन सी पाया जाएगा। नींबू हो गया, संतरा हो गया इत्यादि जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उस सब में विटामिन सी पाया जाएगा। तो इसमें देखिए आप कौन सा खट्टा पदार्थ है, संतरा है ना, यानी कि इसमें विटामिन सी पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है स्क्रीन पर, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या फिर परिवहन। मनुष्य में वृक्क, वृक्क क्या होता है? वृक्क को हम किडनी भी बोलते हैं। यानी किडनी का मुख्य कार्य क्या रहता है? उत्सर्जन का रहता है। भाई गंदी वायु को बाहर निकालना और शुद्ध वायु को अंदर अवशोषण करना, या तमाम तरह के अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है, इस ये जो कि कार्य है उत्सर्जन का, तो मुख्य कार्य वृक्क का है। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी राइबोसोम्स में, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य में या फिर ऑप्शन डी अंतःद्रवी जालिका में। दोस्तों सबसे पहले आप ये देखा करिए कि हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। जो भाई बहन होते हैं वो ये नहीं ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन क्या है और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। ये जो प्रक्रिया है कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? एक गाढ़ा पदार्थ होता है, कोशिका के अंदर भरा होता है, इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है ये कोशिका द्रव्य के अंतर्गत ही संपन्न होती है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पर, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है विटामिन्स, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स या फिर ग्लूकोज। बताइए। ग्लूकोज। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को आप लोग जानते होंगे, गर्मियों में ये बहुत से लोग ग्लूकोन डी पीते हैं, या फिर आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो धावक होता है, क्रिकेटर होता है, उसको आपातकालीन एनर्जी दी जाती है, यानी कि जो उसको तात्कालिक में ऊर्जा मिल जाए उसके लिए उसे ग्लूकोज दिया जाता है ताकि शरीर में तुरंत स्फूर्ति आ जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पर, वसा में घुलनशील विटामिन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। रेटिनॉल, वसा में घुलनशील विटामिन रेटिनॉल है। ठीक, अगर आप वैसे पूछे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, तो ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है। ओके, समझ में आ गया? यानी कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? रेटिनॉल।
क्या होगा? रेटिनॉल। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर। एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं? पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जाइलम द्वारा, कॉर्टेक्स द्वारा, फ्लोएम द्वारा या फिर मज्जा द्वारा। पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है कैसे होता है? जैसे मनुष्य में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? भाई मनुष्यों में हम आप लोग हाथ से खाना सबसे पहले मुख में खाते हैं, यानी कि सबसे पहले जो मनुष्य में भोजन की या पाचन की प्रक्रिया होती है मुख से प्रारंभ होती है, ठीक है। ऐसे ही पेड़ों में या पेड़ पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा, कॉर्टेक्स के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा या फिर मज्जा के द्वारा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। जाइलम और फ्लोएम ये दो प्रमुख भोजन बनाने वाले पदार्थ हैं। जाइलम का कार्य रहता है पेड़ में पानी का संचरण करना, ठीक है, जबकि फ्लोएम का कार्य रहता है, आपने आम, लीची, मैंगो जो भी खाते हैं तो उसमें जो आम जैसे मीठा होता है या कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं, मीठा खट्टा ये सभी का सभी जाइलम के ऊपर जाइलम के ऊपर होता है, ठीक है। और फ्लोएम का कार्य क्या रहता है? फ्लोएम का कार्य रहता है पेड़ पौधों में पानी का संचरण करना, जबकि जाइलम का कार्य रहता है पेड़ पौधों में जो आम लगे होते हैं या जो भी फल लगा होता है उनमें मिठास खटास का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ स्क्रीन पर। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्लास 10 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे और आपको एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिससे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पर। प्रकाश अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है हरित लवक के ग्रेना में, ऑप्शन सी है हरित लवक के स्ट्रोमा में या फिर ऑप्शन डी है राइबोसोम में। सही आंसर आपको यहाँ बताना है हरित लवक के ग्रेना में। जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है ये हरित लवक के ग्रेना में होती है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक, जो पौधों की पत्तियां होती हैं हरी क्यों होती हैं? भाई प्रकाश से अभिक्रिया करती हैं और अपना भोजन बनाती हैं। एक छोटा सा प्रयोग आप कीजिए अपने घर में। आपके आसपास गमले में कोई छोटा सा पौधा लगा होगा, उसको अपने घर के अंदर रख लीजिए कम से कम 20 दिन। आप देखिएगा कि जो पौधों की पत्तियों का जो कलर है हल्का सा पीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर प्रकाश की किरणें नहीं पड़ रही हैं और वो अपना भोजन, पर्याप्त भोजन नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पर। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है जड़ में, फल में, तने में या फिर पत्ती में। बताइए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता, अभी अभी हमने आपको आगे बता दिया है, तो आप बताइए कौन सा आंसर इसमें? पत्ती में। क्वेश्चन मेरा क्या है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है? पत्तियों के माध्यम से होता है, ठीक है। पत्तियों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और वो प्रकाश की क्रिया से अपक्रिया करके हरित लवक की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है स्क्रीन पर। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 गैस निकलती है। ऑप्शन ए जल के विघटन में, ऑप्शन बी पर्णहरित के विघटन से, ऑप्शन सी वायु से या फिर ऑप्शन डी CO2 से। बताइए बच्चों। जल के विघटन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है या क्रिया में जो O2 गैस निकलती है किस कारण से निकलती है? जल के विघटन से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, हरित लवक के स्ट्रोमा में
कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया। कौन सी? अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण या फिर श्वसन? बताइए बच्चों। बी है। क्वेश्चन मेरा क्या पूछ रहा है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, यानी पौधों पर जितना ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण पड़ेगा, जितना प्रकाश पड़ेगा, पत्तियां उतना ज़्यादा अपना भोजन बनाएंगी, और भोजन बनाएंगी तो पेड़ स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो वो मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण कर लेगा और उसके बदले में ऑक्सीजन उत्सर्जित करेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण कंट्रोल में रहेगा। ओके बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्रीन पर, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज, सॉरी क्वेश्चन मेरा है, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलता है? ऑप्शन ए है लाइपेज, ऑप्शन बी नास्टेज, ऑप्शन सी लैक्टेज या फिर ऑप्शन डी सुक्रेज। सुक्रेज, जो सुक्रेज होती है यह एंजाइम को, या सुक्रेज एंजाइम जो होता है सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आप जानते क्या हैं? जो आपके घरों में चीनी होती है, ये नॉर्मल इसको शर्करा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शर्करा या सुक्रोज। जबकि अंगूर की जो सत होती है, या अंगूर में जो, जिसे आप किशमिश भी कहते हैं, इनमें जो शर्करा पाई जाती है उसे फ्रक्टोज कहते हैं। ग्लूकोज शर्करा बहुत ही कम मीठी होती है, जबकि फ्रक्टोज शर्करा ग्लूकोज की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही है, सुक्रेज या सुक्रोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोल देंगे वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, उतना ही पढ़ेंगे जितना मुझे आवश्यकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर मेरा है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा केवल जल में घुलनशील है? अभी अभी हमने आपको बताया है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा केवल जल में घुलनशील है? बी तथा सी। विटामिन बी तथा सी जल में घुलनशील है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा ऊपर गलती हो गई है। जो विटामिन ए डी ई के, एक मिसप्रिंट है इसके लिए सॉरी। जो विटामिन ए डी ई के है ये वसा में अघुलनशील है। ठीक है, या जल में अघुलनशील है। ठीक है, और जल में बात की जाए तो ये विटामिन कौन कौन से? बी तथा सी घुलनशील है। हमने आपको बताया था कि वसा और जल में अंतर होता है। ठीक है, तो वसा में अलग बात है, लेकिन जल की बात की जाए तो जल में अघुलनशील विटामिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में अघुलनशील है, तो आपको बताना है विटामिन ए डी ई के। जबकि आपसे अगर पूछा जाए कि विटामिन वह कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो आप बताएंगे विटामिन बी तथा सी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्ट्रिएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है वसा पर, लवणों पर, प्रोटीन पर या फिर स्टार्च पर? बताइए बच्चों। थोड़ा सा आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, जिससे आप लोग पढ़ेंगे, वरना हम ही सब बता देंगे तो आप क्या बताएंगे भाई। वसा पर।
स्ट्रिएप्सिन एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है स्क्रीन पर। किस क्रिया द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं? ऑप्शन ए रसाकर्षण तंत्र, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन या फिर ऑप्शन डी रसारोहण। बताइए। ऑप्शन बी परासरण। परासरण क्रिया द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं। यानी जो परासरण क्रिया है इसके माध्यम से जड़ से लेकर पत्तियों तक का जो आदान प्रदान होता है भोजन का, ये परासरण क्रिया कहलाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है स्क्रीन पर। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोला जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको जरूर पढ़ लीजिए। लाइसोजाइम, पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन। क्वेश्चन मेरा क्या था कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम तो टाइलिन एंजाइम है। ठीक है, आपसे जब भी पूछा जाए कि मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए B3, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी B1 या फिर ऑप्शन डी B5। B1, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग विटामिन ए से लेकर B1, B2, B3, B5 तक जितने हैं सभी याद कर लीजिए, उनके रासायनिक नाम टोटल। ठीक है, जिससे आपको परीक्षा में बिल्कुल भी विटामिन से लेकर परेशानी नहीं होगी, ये आपसे हम दावा करते हैं। ठीक है, लेकिन सब याद कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है स्क्रीन पर। ऊर्जा की मुद्रा है माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज, एटीपी या फिर पायरूवेट है ना? बताइए। एटीपी, ऊर्जा की मुद्रा है एटीपी, एटीपी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए बेटा। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। एटीपी क्या है? ऊर्जा की मुद्रा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है स्क्रीन पर। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या फिर 4 जोड़ी। मनुष्य में जो लार पाई जाती है उन लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है हमको ये बताना है। इसीलिए आपसे बोल रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा समझ के आंसर दीजिएगा। ओके, जिससे आपको आंसर गलत ना देना पड़े। यहाँ पर आंसर नंबर सी है। क्या है? 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है स्क्रीन पर। कृमि रूप परिशेषिका भाग है। कृमि रूप परिशेषिका भाग है क्षुद्रांत का, बृहदांत का, सीकम का या फिर कोलन का? सीकम का। ये जो कृमि रूप परिशोषिका का भाग है सीकम का भाग है। क्वेश्चन नंबर 22 है स्क्रीन पर। दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है? फेफड़ों में, आहार नाल में, हृदय में या फिर त्वचा में? दाएं निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि फेफड़ों के दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि बाएं निलय से शुद्ध रुधिर बहता है। समझ पाए आप लोग? यानी कि दाएं निलय से अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, जबकि बाएं निलय से शुद्ध रक्त बहता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे जिससे मेरे छोटे भाइयों बहनों को प्रॉब्लम ना हो। इतना वीडियो तो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा परीक्षा में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर है। त्वचा, फेफड़ा, आहारनाल या फिर वृक्क। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क। अभी आपको जस्ट ऊपर पढ़ा चुके हैं कि उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क यानी कि किडनी से अनावश्यक पदार्थ उत्सर्जित होते रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है स्क्रीन पर। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है 20, 28, 24, 32। 20। जो छोटे बच्चे जन्म लेते हैं लगभग 4 साल तक उनके दांत दूध के रहते हैं, फिर धीरे धीरे टूटने लगते हैं और स्थायी दांत होने लगते हैं। ये जो 20 दांत होते हैं ये अस्थायी दांत होते हैं, यानी ये जन्म से लेकर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में ही रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे टूटने लगते हैं, उसके बाद स्थायी दांत निकलते रहते हैं। और ये स्थायी दांतों का निकलने का सिलसिला लगभग 12 या 11 से 12 साल तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी ए सही है क्वेश्चन नंबर 24 का। लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, एटीपी तथा ND.2H, ऑप्शन बी एटीपी तथा ग्लूकोज, ऑप्शन सी एटीपी तथा NADP.2H, या फिर ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर सभी मेरे छोटे भाई बहन कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर सर जी क्या होगा। ओके, थोड़ा सा होमवर्क तो आपको देना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। हमने आपको 24 आंसर पढ़ाए हैं, आप हमें एक आंसर तो बताइएगा। ओके, इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए